अस्सलाम वालेकुम। आज का जो है टॉपिक वो स्टोर रूटीन से, जिसके अंदर प्रोसीजर्स और फंक्शंस बेसिकली आ जाते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं वन बाय वन के स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर फंक्शंस जो है स्टोर फंक्शन जो के कहलाते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब हम ओवरव्यू को अगर देख लें तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है, स्टोर रूटीन इज आइदर अ प्रोसीजर और अ फंक्शन। या तो वो, अगर जब जब भी कभी हम बात करते हैं स्टोर्ड रूटीन्स की, तो उसमें फिर आइदर वो फंक्शन होंगे या तो वो प्रोसीजर्स होंगे। तो दोनों के जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोनों को अलग अलग रखा गया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से कि भाई इनको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो हम वन बाय वन जो है एक दूसरे को देखेंगे। पहले प्रोसीजर्स को फिर फंक्शंस को हम देख लेंगे। उससे पहले जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू है कि किस तरीके से प्रोसीजर जो है वो क्रिएट होते हैं। जस्ट क्रिएट प्रोसीजर आप लिखते हो तो इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट यूज होती है, और क्रिएट फंक्शन के लिए इस तरीके से। और अगर आपको कोई फंक्शन जो है वो प्रोसीजर अगर आपने कॉल करना है तो आप क्या करते हैं, कॉल की जो है वो स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद फिर उस प्रोसीजर का नाम। तो आपको जो भी वैल्यूज आप उसको पास कर रहे हो, या वो आपको जो चीज़ें रिटर्न करेगा उस हिसाब से आपको वो चीज़ें दे देगा। यहाँ पर दूसरा है कि फंक्शन जो है वो आप जो है किसी स्टेटमेंट जो है के अंदर रख सकते हैं और वहाँ से कॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से हम फंक्शंस को रीयूजेबिलिटी के यूज़ कर रहे होते हैं, किसी और फंक्शन पे आप किसी और फंक्शन को कॉल कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ किसी अभी एसक्यूएल स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो तो उसमें एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर आप जो है कहीं पे लेट्स सपोज अगर सिलेक्ट की क्यूरी है तो वहाँ पे आप जो है फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो उसके अलावा ये जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या स्केलर वैल्यूज रिटर्न कर रहे होते हैं। आगे हम मजीद देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। दूसरी बात के स्टोर्ड रूटीन जो है वो दूसरी स्टोर रूटीन्स को कॉल कर सकते हैं। इट मीन्स के प्रोसीजर जो है दूसरे प्रोसीजर को कॉल कर सकता है, और जो है फंक्शन जो है वो किसी और फंक्शन को कॉल सकता है, या किसी प्रोसीजर के अंदर फंक्शन हो सकता है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें हैं कि एक दूसरे को रूटीन्स को कॉल करना मीन्स एक रूटीन किसी और रूटीन को कॉल कर रहे हो तो ये एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे यहाँ पर जो है पहले हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट होती हैं। अब वो क्या है बेसिकली, कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ ब्लॉक दैट कंटेन अदर ब्लॉक्स। अब उसका जो है बेसिकली ब्लॉक है जहाँ पर आप दूसरे ब्लॉक रख सकते हो, जिसके अंदर आपके जो है डिफरेंट किस्म के ब्लॉक, मतलब ब्लॉक के अंदर आप ब्लॉक रख रहे हो। कहीं पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, कहीं पे आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर अप्लाई कर दिया, लेट्स सपोज इफ एल्स आपने लगा दिए, केस स्टेटमेंट लगा दिए, लूप लगा दिया, और इसी तरीके से कर्सर डिफाइन कर दिया, फ्लो कोई आपने डिफाइन कर दिया। तो वहाँ पर वो बेसिकली क्या है, एक ब्लॉक है दूसरे ब्लॉक के अंदर। मींस कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से हम यहाँ पे रख रहे होते हैं, बिगिन और एंड कीवर्ड के साथ, जो कि दूसरे ब्लॉक्स को अंदर अपने जो है वो रख रहा होता है। तो जिस तरीके से कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो लेट सपोज अगर बात करें, अब जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट शुरू होती है बिगिन से और एंड से ख़त्म होती है। अब यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से ये कह रहा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट एंड अदर स्टेटमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड इन द बॉडी ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम्स। स्टोर प्रोग्राम्स जो आप लिखते हो उसके अंदर आप जो है बेसिकली इन चीज़ों को उनके अंदर जो है बिगिन और एंड आप जो है रख सकते हो। तो जिस तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि लाइक स्टोर प्रोसीजर हो गया, फंक्शन हो गया, ट्रिगर हो गया, तो इसके बॉडी में आप बिगिन और एंड की बॉडी में आप रख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे सिंटेक्स है, सिंपल आपने बिगिन लिखा और एंड लिखा, और उसके अंदर आपकी स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट आ सकती हैं। तो ये बेसिकली तरीका है आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट लिखने का विद इन स्टोर प्रोग्राम्स। आइदर वो फंक्शन है, ट्रिगर है, या आपकी इवेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। जिस तरीके मैंने कहा कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स उसमें होती हैं, और आप बिगिन और एंड से जो है बिगिन से स्टार्ट करते हैं और एंड से स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर आपके उसके यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, एक बात और, जब आप बिगिन और एंड इस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर कोई भी स्टेटमेंट मल्टीपल, एक स्टेटमेंट है सेमीकोलन दे दिया आपने, जैसे कि आपको बताया मल्टीपल स्टेटमेंट जब आती हैं तो आप सेमीकोलन से उसको जो है डिलिमिट करते हैं। मीन्स सेमीकोलन डिलिमिटर के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर क्या है कि जो स्टेटमेंट लिस्ट है यहाँ पे आप कुछ भी ना दो, सही है, ऑप्शनल है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, एम्प्टी कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा, वो इस तरीके से लीगल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिगिन एंड जो है वो नेस्टेड भी हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे वो कह रहा है। तो आप बिगिन एंड के अंदर दूसरा बिगिन एंड भी रख सकते हैं। अब बात है कंपाउंड स्टेटमेंट की, हमने इसलिए बात करी क्योंकि हम इसको प्रोसीजर्स के अंदर, जैसे कि स्टोर जो भी प्रोग्राम्स है उसके अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके जो हम कोड लिख रहे होंगे, स्टेटमेंट्स लिख रहे होंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्टार्ट हो और फिर मतलब बिगिन हो फिर एंड हो, उस ब्लॉक के अंदर वो होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो प्रोसीजर्स है, तो हम मज़ीद प्रोसीजर्स की और फंक्शंस की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर जो है वो बेसिकली क्या है, सिंपली आप कहें कि उसके अंदर आप जो है कोई भी लेट सपोज स्टेटमेंट्स रख सकते हो अपनी रीयूजेबिलिटी के लिए। इसमें सपोज यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है कि भाई अगर हम देखें यहाँ पर स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, कस्टमर से ये सारे कॉलम्स लाएगी और उसको ऑर्डर जो है बाय कस्टमर नेम कर देगी। ठीक है, तो ये आपको जो है एक बार जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जो है वो रिजल्ट ला के दिखा देगी। मगर अब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मैं इसको डेटाबेस जो सर्वर है उसके अंदर स्टोर करवा दूँ ना, ताकि फिर क्या हुआ और क्या होगा कि मैं उसको रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकूँ। मींस अब मुझे पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी, बल्कि मुझे वहाँ पर सिर्फ फंक्शन के प्रोसीजर के नेम को कॉल करना पड़ेगा और वो ये वाला स्टेटमेंट अप्लाई कर देगा। इसी तरीके से तो आप बजाय इसको बार बार लिखें, आप उसका प्रोसीजर क्रिएट कर लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पर जिस तरीके से अभी स्टोर प्रोसीजर हम चलो बना दिया, उससे फ़ायदे क्या होने वाले हैं। तो इसमें जो है फ़ायदे, एक तो ये बात है कि अगर हम बात करें कि लेट सपोज आप जहाँ पर बहुत सारी क्यूरीज लिखते हैं, या आप लेट सपोज ये क्यूरी लिख दिया, पूरी क्यूरी या और कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हैं उसके लिए आपने स्टोर प्रोसीजर बना दिया, तो इससे एक तो फ़ायदा ये होने वाला है कि आपकी ट्रैफिक जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, ट्रैफिक कैसे रिड्यूस होगी, जहाँ पे आप लंबी चौड़ी जो है वो क्या नाम है स्टेटमेंट्स जो है अपनी एसक्यूएल क्यूरीज आप जो है वो भेज रहे हो सर्वर की तरफ, वो सर्वर आपको जो एग्जीक्यूट करके दे रहा है, डीबीएमएस सर्वर जो है वो चीज़ें देगा, तो उसमें जाहिर ही है ट्रैफिक ज़्यादा जो है वो लगेगा जब आपकी इतनी कॉम्प्लेक्स या ज़्यादा बड़ी बड़ी लंबी जो है वो क्यूरीज होगी। वहाँ पर अगर आपने प्रोसीजर बनाए होंगे तो प्रोसीजर क्या कर रहा होगा, उन लंबी लंबी जो आपकी क्यूरीज होंगी, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होंगी, उनको जो है वो सिंपली उसका प्रोसीजर आपने कॉल बना दिया, उसके बाद पर जब आपको वो स्टेटमेंट्स कॉल करनी है, वो क्यूरीज जो हैं वो जो बड़ी क्यूरीज हैं उनको आपने कॉल करना है, तो आप उसके लिए पूरी स्टेटमेंट दोबारा से नहीं लिखेंगे, वो पहले से बनी हुई है, डेटाबेस को पता है सर्वर को, बस उसको बताना है कि इस वाले प्रोसीजर को कॉल कर दो, तो वो सिंपली आप जो है क्या करेंगे, ट्रैफिक जो उससे कम होगा, आप लेट सपोज कोई नाम है उसका ABC प्रोसीजर का, तो आप पूरी क्यूरी नहीं लिख रहे, या आप क्यूरी जो है उसको ट्रैफिक पे नहीं ला रहे, बल्कि वहां पर आपने जस्ट नाम बता दिया इसको कॉल कर दो, तो आपकी ट्रैफिक की कंजम्पशन जो है वो मीन्स ट्रैफिक कम होगी आपके नेटवर्क में। उसके अलावा दूसरा फायदा यह है कि सेंट्रलाइज बिजनेस लॉजिक होता है डेटाबेस के अंदर। अब उसमें क्या है कि भाई लेट सपोज मल्टीपल एप्लीकेशन सेम डेटाबेस को जो है वो एक्सेस कर रही हैं, तो एक सेंट्रल आपने प्रोसीजर बना दिया जिनको वो कॉल करके वो काम कर रहे होंगे। अगेन यहाँ पे यूजेबिलिटी का भी फायदा है, और दूसरा ये है कि मल्टीपल जो है एप्लीकेशन उनको यूज कर रही हैं, एक साथ उनके लिए अलग अलग से आपने ऐप जो है वो प्रोसीजर्स या क्या कहते हैं सॉरी क्यूरीज आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि डेटाबेस जो है इससे सिक्योर हो जाता है। अब कैसे सिक्योर होता है, सपोज जब आप जो है यहाँ पर अगर बात करें हमारे पास टेबल्स है ना, तो डेटाबेस के अंदर अब आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने प्रोसीजर बना दिया तो यूजर को किस चीज का एक्सेस देना है, आप यहाँ से प्रोसीजर की जो है प्रिविलेजेस, यहाँ ये कह सकते हो एक्सेस आप जो है डिफाइन कर सकते हो कि ये वाले जो प्रोसीजर्स हैं
इनका एक्सेस इस यूजर्स को जाता है, ठीक है, वो एक्सेस कर सकेंगे। आपने पूरा डेटाबेस या उसकी पूरी टेबल्स या कुछ टेबल जो हैं वो आप जो है उसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, वो पूरे आप शेयर नहीं कर सकते। आप एक्सेस लिमिटेड रखना चाह रहे हैं तो इससे ये होगा कि आपने सिंपली आपने प्रोसीजर्स क्रिएट कर लिए और प्रोसीजर्स पे आपने जो है वो लिमिटेशन लगा दी कि इस टाइप के यूजर्स होंगे या ये यूजर्स होंगे जो कि इसको एक्सेस कर सकेंगे, उसके अलावा बाकी चीज़ उसको एक्सेसिबल नहीं होगी। इट मीन्स कि आपने अपनी डेटाबेस का या टेबल्स का स्ट्रक्चर या उसकी डेटा जो है आपने कंप्रोमाइज नहीं करी, किसी लीक नहीं करी, उसकी इंफॉर्मेशन किसी और तक नहीं गई, बस जस्ट जिसका जो काम है उसको आपने उस प्रोसीजर्स बना के उनका एक्सेस दे दिया। अच्छा, इसके नुकसान भी हैं। नुकसान में ये होता है कि रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब किस तरीके से, लेट्स सपोज हम बात करें, जब आपका स्टोर प्रोसीजर जो है वो डेटाबेस के अंदर पड़ा होता है, ठीक है, जब आप किसी स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना चाह रहे हैं, मीन्स क्लाइंट एप्लीकेशन अगर कॉल करना चाह रही है तो वो सबसे जाके पहले डेटाबेस में उसको ढूंढेगा कि अगर वो स्टोर प्रोसीजर है तो उसको मेमोरी में लोड कर देगा, ठीक है। अब जब वो मेमोरी में लोड हो गया, जब तक सेशन हो रहेगा तब तक वो मेमोरी में लोड रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि अगली बार अगर सेशन मेंटेन रहा और दूसरी बार अगर आप कॉल करना चाह रहे हो सेम प्रोसीजर को, तो उसको आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। वो मेमोरी में लोड पहले से लोडेड है ना, उसको दोबारा से लोड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक वो सेशन एक्सपायर नहीं हो जाता है। तो बात यहाँ पे ये है कि आप जो है क्या कर रहे हो, प्रोसीजर्स को मेमोरी में लोड कर रहे हो, उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो है वो सीपीयू और बाकी चीज़ें भी आपकी जो है वो यूज़ होना शुरू हो जाएंगी, तो ओवर यूज़ होंगी आपके रिसोर्सेज, ठीक है ना। जब तक वो आपका सेशन मेंटेन है वो आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो ये उसका जो है वो मिसयूज हो सकता है या डिसएडवांटेज कह सकते हैं। और दूसरी बात के स्टोर प्रोसीजर को डिफ़िकल्ट है डिबग करना, स्पेशली इन माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल में जो है वो बेसिकली उन्होंने ऐसी कोई फैसिलिटी या ऐसा कोई तरीका उन्होंने नहीं दिया जिसमें जो है आप इजीली ट्रबल शूट कर सकें, डिबग कर सकें अपने स्टोर प्रोसीजर्स को। बाकी जिस तरीके से एसक्यूएल सर्वर ओरेकल दे रहा होता है, इस तरीके से माई एसक्यूएल के अंदर नहीं। और इसके अलावा तीसरी अगर बात करें स्टोर प्रोसीजर के अंदर, मेंटेनेंस का बड़ा इशू आता है। मतलब कोई इसके लिए स्पेशल स्किल हो डेटाबेस से रिलेटेड जो कि बेसिकली मेंटेन कर सकेगा स्टोर प्रोसीजर को, इन चीज़ों को। इसके लिए जो डेवलपर जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, वो बेसिकली इस पे काम नहीं कर रहे होते हैं। उसके लिए फिर उनको जो है स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होगी जो कि उनके पास एप्लीकेशन को मेंटेन करना है, उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड वो बेसिकली हैंडल कर रहे होते हैं। तो अगेन यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए भी स्पेशल स्किल्स चाहिए जो कि मजीद जो है इसके डिसएडवांटेज में आ जाते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पर सपोज हम कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट है जो कि हमें रिटर्न करेगी। अब इससे क्या होगा, हम क्यों ना स्टोर प्रोसीजर बना लें जो कि हर बार हम कॉल करें उस स्टोर प्रोसीजर के नेम को और हमें ये स्टेटमेंट चला के हमें ये सारे कॉलम्स की वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर दे, ठीक है। तो उसके लिए ये हमने सिंपल आसान तरीका कर दिया कि स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लिया, जिसमें क्रिएट प्रोसीजर जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि एक तरीका है जिसके थ्रू आप जो है प्रोसीजर को क्रिएट करते हो। और इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेम रख रहे हैं उसका, साथ में उसका कि क्या प्रोसीजर का नेम होगा। और मैंने कहा जब आप जो है कोई प्रोसीजर डिफाइन कर रहे हो तो वहां पर आप बिगिन और एंड से जो है वो स्टेटमेंट आप लिखते हैं। अच्छा, ये डिलिमीटर जो है इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा कि ये क्या है। सिंपल जो हम बात करें तो हमारा जो प्रोसीजर की जो है पूरी प्रोसीजर ये है जो मैंने सेलेक्ट किया है। उसके अलावा इसका जो है ये उसकी बॉडी नहीं है या उस ब्लॉक में नहीं आ रही होती। वैसे ये जो हाईलाइटेड है वो बेसिकली आपका जो है डिलिमीटर सॉरी प्रोसीजर है। तो यहाँ पर वो हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रख दी बिगिन और एंड के दरमियान, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि आपने नाम रख दिया, तो आपका ये एक जो है वो प्रोसीजर बन गया गेट कस्टमर्स के नाम से। तो अब वो क्या करेगा, ये चीज़ें जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो आपको वो चीज़ें रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है
अच्छा, यहाँ पर देखें ये चीज़ें वो इसने बताई हुई हैं कि भाई आप किस तरीके से बेसिकली करेंगे। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई गेट कस्टमर नाम है उसका, प्रोसीजर का, जैसा आपको कॉल करना है तो आप कॉल लिखेंगे और गेट कस्टमर हो जाएगा। अच्छा, ये सिंपल एक एग्जांपल है कि भाई किस तरीके से बेसिकली स्टोर प्रोसीजर होते क्या हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप लोगों के लिए हैं, आप इसको पढ़िएगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जो मैंने जिस तरीके से बात करी, मेमोरी में लोड होना, ये वो कैश में क्या करना, ये वो, तो ये बेसिकली अपने पास जो है वो मेमोरी में जब चीज़ें लोड करता है तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्कस करी हुई हैं। उसके अलावा क्या क्या स्टोर प्रोसीजर के अंदर हो सकता है, इफ़ हो सकती है कंडीशन जो कि आगे जाके आप देखेंगे, क्या सिस्टम हो सकते हैं, लूप हो सकते हैं, तो इनको आप जो है उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, ये प्रोसीजर मैंने पहले भी बताया, किसी और प्रोसीजर स्टोर प्रोसीजर को या स्टोर फंक्शंस को कॉल कर सकता है। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने कोड को मॉड्यूलाइज कर सकते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि भाई स्टॉप प्रोसीजर किस तरीके क्रिएट होता है। क्रिएट प्रोसीजर जो है वो स्टेटमेंट है और सिंपली डिलीमीटर, और इसको आप फिलहाल जो है इस पे जो है ध्यान ना दें। क्रिएट प्रोसीजर, उसके बाद फिर नाम है आपका। अगर आप वहाँ पे पैरामीटर देना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपकी कॉमा सेपरेटर पैरामीटर लिस्ट आएगी। बिगिन और एंड के अंदर जो है आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आपकी क्या होती है, प्रोसीजर क्रिएट होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बताया कि क्रिएट प्रोसीजर जो है वो वहाँ यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट है या कीवर्ड कह सकते हैं। सॉरी, ये कीवर्ड क्या कर रहे होंगे, आपकी जो है वो प्रोसीजर को जो है वो डिफाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पर दूसरे उसके हैं कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर्स आप दे सकेंगे, जो कि यहाँ पे आप देंगे, वो जो कि पैरामीटर्स के लेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पर थर्ड हमारे पास है ब्लॉक को डिफाइन करना। उस प्रोसीजर का जो ब्लॉक है उसको डिफाइन करना हो तो बिगिन और एंड से आप जो है वो डिफाइन करेंगे। उस ब्लॉक के अंदर आप वो सारी स्टेटमेंट्स देंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट हो या जो भी आप उसमें कर रहे हैं, तो वो बेसिकली उसकी बॉडी के अंदर आएगा। और उसके बाद फिर आप एंड कीवर्ड आएगा तो वहां पर आपकी जो है प्रोसीजर एंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल को करके देख लेते हैं। उससे पहले हमें थोड़ा सा डिलीमीटर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जनाब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जब आप जो है सेमी कोलन यूज करते हैं, स्पेशली जब भी एसक्यूएल के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो सेमी कोलन के साथ आप सेपरेट करते हैं दो स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं, एक कस्टमर से जो है वो प्रोडक्ट से रिकॉर्ड्स ला रहा है, दूसरा कस्टमर से ला रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने सेमी कोलन दे दिया। यहाँ पे कह रहा है कि MySQL client program such as MySQL Workbench जो कि हम यूज करते हैं, MySQL program uses the semicolon delimiter to separate statements and execute each statement separately। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, आपको पता है। अब stored procedure however consists of multiple statements separated by a semicolon। अब कहता है कि भाई स्टोर प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती हैं और उनको जो है सेपरेटेड बाय हम क्या कर रहे होते हैं, सेमीकोलन के साथ उसको सेपरेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मसला क्या है, अब वो हर स्टेटमेंट को सेपरेटली देख रहा होता है ना जो सेमीकोलन से। तो अगर उसके अंदर सेमीकोलन आ गया तो वो उसको कंसीडर करेगा प्रोसीजर जो हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एंड तक नहीं पहुंचा, उसके अंदर सेमीकोलन से मल्टीपल स्टेटमेंट जो है वो सेपरेटेड है, तो वो समझेगा ये शायद मल्टीपल स्टेटमेंट्स है। तो क्या है, इफ यू यूज MySQL client program to define a stop procedure that contains semicolon characters, सेमिकोलन पढ़े होंगे उसमें। अगर आप जो है कोई MySQL client program यूज करें, जैसे वर्कबेंच हम यूज कर रहे हैं और वहां पर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट स्टॉप प्रोसीजर के अंदर हैं और वहां पर सेमिकोलन से जो है वो सेपरेटेड हैं, तो क्या करेंगे, क्लाइंट प्रोग्राम विल नॉट ट्रीट द होल स्टोर प्रोसीजर सिंगल स्टेटमेंट। वो आपका जो है वर्क बेंच सपोज है वो आपके प्रोसीजर को सिंगल स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करेगा बल्कि उसको मेन स्टेटमेंट समझेगा, क्योंकि वहां पर आपने मल्टीपल सेमी कॉलन दिए हुए हैं, क्योंकि वहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट आपने दी, तो वो उसको क्या समझेगा, सिंगल स्टेटमेंट नहीं बल्कि मल्टीपल स्टेटमेंट समझ रहा होगा। तो इस चीज को हमने उसको बताना है कि नहीं भाई ये सिंगल स्टेटमेंट ही है, इसको आप सिंगल स्टेटमेंट जो है वो कंसिडर करें। उसके लिए फिर क्या है, यू मस्ट रीडिफाइन द डिलीमीटर। अब डिलीमीटर इसमें बाय डिफॉल्ट सेमीकोलन होता है, तो आपने रीडिफाइन करना है डिलीमीटर टेम्पररी टाइम के लिए।
so that you can pass the whole stored procedure to the server as a single statement। आपने उसको एक डिलिमिटर टेम्पररी तौर पर डिफाइन करना है, ताकि उस जब तक वो टेम्पररी डिफाइंड है आपका डिलिमिटर, वो क्या करेगा, होल स्टेटमेंट को एज अ सिंगल स्टेटमेंट कंसिडर करेगा। तो अब ये किस तरीके से होगा कि आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे अपने जो है डिलिमिटर को। तो जब हम डिलीमिटर जो है वो डिफाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें जो है ये सिंटैक्स की जरूरत पड़ेगी। ये कमांड है डिलीमिटर, फिर उसके बाद डिलीमिटर आप जो है कैरेक्टर देंगे, सिंगल कैरेक्टर दें, मल्टीपल कैरेक्टर्स दें, आप दे सकते हैं जिस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश डबल बार दिया हुआ है, वैसे डॉलर साइन जो दी हुई है, ये बेसिक नॉर्मली वैसे यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि बैक स्लैश को अवॉइड कर यूज करने से, क्योंकि वो एस्केप कैरेक्टर है माइस्क्यूएल के अंदर। तो इस तरीके से बेसिकली आप जो है वो डिलीमिटर डिफाइन कर होते हैं। इससे क्या होगा कि उस टाइम बिंग जब आपकी प्रोसीजर आपने क्रिएट किया वो आप डिफाइन कर रहे हो, तो उस टाइम पे बेसिकली डिलीमिटर चेंज हो जाएगा आपका। लेट सपोज आप जो है वो डॉलर डॉलर दे रहे हैं, तो वो हो गया। उसके बाद फिर आप जो है जब तक आपका एंड नहीं हो जाता तब तक आप जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उसी डिलीमिटर को कंसीडर कर रहे होते हैं। तो अगर बीच में वो दूसरी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो उसको वो कंसीडर सिंगल स्टेटमेंट कंसीडर कर लेगा जब आप क्या करेंगे, डिलीमिटर को टेम्पररी टाइम के लिए चेंज कर देंगे। और उसके बाद फिर वापस जो है हम जो है ओरिजिनल जो है डिलीमिटर रख देंगे, जो कि हमारे पास सेमीकोलन है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया है, ये क्या करेगा, दिस स्टेटमेंट चेंजेस द डिलीमिटर टू, इसको इस पे कर देगा, मीन्स जो अभी करंट इसका अपना बाय डिफॉल्ट है उसको चेंज कर देगा, या उस टाइम पे करंट टाइम पे जो होगा उसको इसमें चेंज कर देगा। Once change the delimiter, you can use the new delimiter to end a statement। अब क्या है, आपने डिलीमिटर जो स्टार्ट कर दिया, तो आप वहां पे डिलीमिटर, अब उसको पता है कि ये डिलीमिटर जो है वो है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दे रहे, मगर आप जो है ये दे रहे हैं, क्योंकि आपने टेम्पररी टाइम के लिए इसको जो डिलीमिटर रख दिया। टू चेंज द बैक सेमीकोलन की तरफ वापस करना है आपने इस डिलीमिटर को, तो आप दोबारा से ये लिख देंगे, तो डिलीमिटर आपका ये सेमीकोलन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई मजीद आगे बढ़ने से पहले हम जो है एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में किस तरीके से वो बेसिकली काम करेगा, तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो है माइस्क्यूएल है, जिसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं क्रिएट डेटाबेस, और उसका हम जो है नाम रखते हैं लैब। ठीक है, सबसे पहले हमने ये कर दिया और ये हमने क्रिएट कर दिया, हमारे पास एक लैब जो है डेटाबेस बन गया। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम करेंगे यूज लैब, तो ये हमारी डेटाबेस जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट हो गया। इसके बाद हमने, अब मैं पूरी क्यूरी लिखूं उसके, उससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी ज़ाया होगा, तो मिनिमम कम से कम हम टाइम लें वो जो है उससे ज़्यादा फायदा लें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ क्यूरी। अब ये क्या करेगी, क्यूरी डिलीमिटर हमने यूज़ किया फॉर टाइम बिंग। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको डॉलर को यूज़ कर रहे हैं कि फॉर टाइम बिंग उसने चेंज कर दिया डिलीमिटर। अब वो इसको समझेगा कि आपकी जो है जहाँ आएगा वो बेसिकली स्टेटमेंट वहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा हमने, ये स्टार्ट कर दिया, डिलीमिटर बता दिया, क्रिएट प्रोसीजर नाम दे दिया हमने, उसमें पैरामीटर कोई भी नहीं है, बिगिन कर दिया, और बिगिन और एंड के अंदर उसका बेसिकली स्टेटमेंट सारे होंगे। अब वहाँ पे देखें हमारे पास कितनी स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रही, जो कि हम आगे देख रहे हैं डिक्लेयर क्या करता है, बेसिकली ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है ये एक दूसरी स्टेटमेंट सेमीकोलन के साथ सेपरेटेड है, और ये अब उसको नहीं पता ये सेमीकोलन है क्या, उसको पता है कि ये डिलीमिटर है जो सेपरेट कर रहा है। तो अभी जो है फॉर टाइम बिंग आपने उसको जो है कह सकते हो कि आपने उसको बेवकूफ़ बना दिया। तो यहाँ से क्या है बेसिकली आप कर रहे हो, जिस तरीके से हम तीसरी स्टेटमेंट में ये एंड कर दिया हमने, एंड के बाद आप अगर देखें तो यहाँ पर हमने वो डॉलर साइन दे दी, मीन्स ये स्टेटमेंट क्रिएट वाली प्रोसीजर वाली यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, ये डिलीमिटर चेंज किया, चेंज करने के बाद हमने स्टेटमेंट पूरी कर दी, जिस जो मल्टीपल स्टेटमेंट बनी हुई है, मगर उसको हमने एक सिंगल जो है स्टेटमेंट उसको बताया है कि सिंगल स्टेटमेंट है, उसके बाद डिलीमिटर दोबारा से चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो है वो
स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा। फिर देखें तो हमारा ये गेट टोटल जो है वो बन चुका है। अगर रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पर हमारा जो है वो गेट टोटल पड़ा हुआ है। तो आप इसको कॉल करेंगे, तो कॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको कॉल लिखेंगे, उसके बाद फिर आप लिखेंगे गेट टोटल। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, किसी टेबल में से लेकर दे देगा। अब ये टेबल जो है क्या कर रहा है कि भाई आप जो है टोटल इस टेबल में से लेकर आओ, और फिर जो है वो हमें क्या नाम है, टोटल जो है आपने टोटल में दे दिया। ठीक है, टोटल काउंट करें जितने इसमें हैं वो आपके रोज यहाँ पे बता देगा, और फिर वो सिलेक्ट क्या करेगा उसी इसमें जब स्टोर कर दिया इस स्टेटमेंट ने टू के थ्रू जो है हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर, वो वेरिएबल सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें वो रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये टेबल है नहीं, तो इसके लिए ये बेसिकली टेबल है हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर, तो मैं इसको क्रिएट करूंगा क्योंकि उस डेटाबेस के अंदर हमारे पास प्रोसीजर अभी नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले मैं इसको क्रिएट करूंगा, क्रिएट हो गया, उसके बाद हम करेंगे इसको कॉल करेंगे गेट टोटल को। कॉल किया तो इसने 102 रिकॉर्ड दे दी, और जो कि यहाँ पर टेबल है इस नाम से जिसमें 102 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाएं तो जिस तरीके से आपने देखा कि डिलीमीटर भी हमने यूज़ किया और वो बाकी चीज़, अब यहाँ पर डिलीमीटर जो है वो यूज़ हो रहा है फॉर स्टोर प्रोसीजर। एग्जांपल बताएंगे, डॉलर हमने पहले देख दिया और उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट आ रही थी, तो वो भी आपने देख लिया, और इस तरीके से सेमीकोलन वापस हमने वो ओरिजिनल दे दिया। ठीक है, फॉर टाइम बिंग हमने उसको बताया कि ये डिलीमीटर है तुम्हारा, इसके बेसिस पर उसको तुमने रीड करना है। तो वो अब बीच में जो भी हमने सेमीकोलन मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए दिए थे उसको वो डिलीमीटर नहीं समझेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपने उसको डॉलर में चेंज किया, आपने फिर ये सेमीकोलन को यूज किया जहां जहां आपको स्टेटमेंट्स के लिए चाहिए थी। उसके बाद फिर आपने स्टेटमेंट को एंड करने के, क्यों डिलीमीटर आप अभी यूं कंसिडर करें इसको, तो ये अब आपकी स्टेटमेंट पूरी यहाँ पे हो गई, आपको पता है, तो आपने यहाँ पे एंड कर दिया। उसके बाद आपने डिलीमीटर के जो है ओरिजिनल वापस रिस्टोर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास क्या है, ड्रॉप प्रोसीजर। अब प्रोसीजर को ड्रॉप करना हो तो किस तरीके से करेंगे, हमने क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली, तो ड्रॉप करने के लिए आप क्या करेंगे, ड्रॉप प्रोसीजर एबीसी। ठीक है, एबीसी नाम होगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि माइस्क्यूएल एरर देगा अगर प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो लेट सपोज हम ये करते हैं, और इसमें लेट सपोज जा रहे हैं हम माइस्क्यूएल की तरफ, और वहां पर अगर आप देखें तो गेट टोटल हमारा पड़ा हुआ है, सही है, मगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ड्रॉप प्रोसीजर एबीसी। ठीक है, तो ये हमें एरर दे देगा, प्रोसीजर गेट टोटल रेडी, सॉरी हमने इसको सिलेक्ट करना है और इस तरीके से, तो ये क्या कह रहा है, क्विज डज नॉट एग्जिस्ट एबीसी, प्रोसीजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए क्या हाल है कि आप यूं करें कि इफ एग्जिस्ट यूज करें। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर नहीं भी होगा तो एरर नहीं देगा, वार्निंग दे देगा। ठीक है, तो नाम से पहले हम सब क्या करेंगे, इफ एग्जिस्ट जो है वो यूज कर लेंगे। तो यहाँ नाम है, उसके बाद हमने लिखा इफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब इसको चलाएं तो हमें इसने क्या किया, वार्निंग दे दी। ठीक है, मगर एरर नहीं दिया हमने। अब इसको आप जो ड्रॉप करना चाह रहे हैं, अभी अभी तक हमारा नहीं गया क्योंकि एबीसी है, वहां पे गेट टोटल है। अब इसको आपने करना है, तो ये आपका ड्रॉप हो जाएगा गेट टोटल। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉप करते हैं तो ये हमारा वहां से प्रोसीजर ड्रॉप हो गया। इसी तरीके से भाई हमने ड्रॉप कर लिया। अब आगे चलते हैं कि स्टोर प्रोसीजर के अंदर जो है पैरामीटर्स किस टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे हैं 3 मोड्स के पैरामीटर्स, इन आउट। ठीक है, इन अलग है, आउट अलग है, और इन आउट दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इन पैरामीटर जो है वो डिफॉल्ट मोड होता है जब आप पैरामीटर जो है पास कर रहे होते हैं। तो व्हेन जब आप जो है पैरामीटर इन जो है वो स्टोर प्रोसीजर में डिफाइन कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है प्रोग्राम जो उसके अंदर कॉल कर रहा होगा वो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करेगा इस स्टोर प्रोसीजर को।
और उसमें इन का यहाँ पे ये काम होगा कि वो कहलाता है प्रोटेक्टेड। इट मीन्स के जब आपकी वैल्यू इन ऑपरेटर के थ्रू, पैरामीटर के थ्रू सॉरी, आपकी इनसाइड अगर आपके प्रोसीजर में चलेगी तो वो वहां पे चेंज होगी, बाहर वाली कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। मीन्स जो प्रोग्राम उसको कॉल कर रहा होगा उसने जो पैरामीटर आर्गुमेंट पास किया है उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, सिर्फ होने वाली है वैल्यू तो उसके अंदर स्कोप की। मीन्स जो स्कोप होगा उस वेरिएबल का, उसका स्कोप कौन सा होगा, एंड और बिगिन से के दरमियान जो होगा उसके अंदर उसकी जो है वो वैल्यू चेंज होगी। बाहर की वैल्यू पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इन पैरामीटर्स चेंज इनसाइड द स्टोर प्रोसीजर, इस ओरिजिनल वैल्यू इज रिटेन्ड आफ्टर द स्टोर प्रोसीजर एंड्स। ठीक है, तो उसके बाहर जो होगी अगर जो कॉल कर रहा होगा उसके अंदर पड़ी हुई। अगर दूसरे अल्फाज में कहें द स्टोर प्रोसीजर ओनली वर्क्स ऑन द कॉपी ऑफ द इन पैरामीटर। ये तो वो उसकी कॉपी पे काम, जो प्रोग्राम उसको कॉल कर रहा होगा स्टोर प्रोसीजर को, जो वैल्यू दे रहा है उसकी ये कॉपी ले, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो उस कॉपी में चेंज करेगा, एक्चुअल ओरिजिनल में चेंज नहीं करेगा, तो अपने स्कोप में रहेगा। आउट क्या करेगा कि पैरामीटर अंदर भी वैल्यू चेंज करेगा और जो उसको कॉल कर रहा होगा उसकी भी वैल्यू चेंज कर देगा। द वैल्यू ऑफ आउट पैरामीटर कैन बी चेंज इनसाइड द स्टोर प्रोसीजर एंड इट्स न्यू वैल्यू इज पास बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम। सही है, और जो है पास बैक कर देगा उसकी जो है कॉलिंग वैल्यू, जो अदर चेंज करी वो फिर जो उसको कॉल कर रहा होगा उसको पास कर देगा अपनी वैल्यू जो चेंज करी वैल्यू। नोटिस दैट द स्टोर प्रोसीजर कैन नॉट एक्सेस द इनिशियल वैल्यू ऑफ द आउटपुट। के स्टोर प्रोसेस जो है वो फिर उसको क्या करेगा, एक्सेस नहीं कर सकता ओरिजिनल वैल्यू को, क्योंकि वो कॉपी नहीं ले रहा होता। वो स्टार्ट में वो ओरिजिनल जो है वैल्यू है उसको मिली होती है इनिशियल वैल्यू, उसके बाद फिर उसको जब चेंज कर रहा होता है तो उसके बाद में फिर मजीद वो वैल्यू नहीं रहती, ना उसकी कॉपी रहती है। ठीक है, तो आउट का काम है अंदर भी चेंज करना और बाहर वाले को भी दे देना। अब इन आउट क्या कर रहा होता है, यहाँ पर देखें कि इन आउट पैरामीटर जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो वो बेसिकली दोनों के काम को मिला के एक काम में जो है वो साथ दोनों को करते हैं। मींस द कॉलिंग द प्रोग्राम में पास द आर्गुमेंट एंड द स्टोर प्रोसीजर कैन मॉडिफाई इनपुट आउटपुट पैरामीटर एंड पास द न्यू वैल्यू बैक टू द कॉलिंग। ठीक है, सही है। तो ये क्या करेगा बेसिकली दोनों के कॉम्बाइंड लीव्स को जो है वो यूज करेंगे, तो इसको कहते हैं इन आउट पैरामीटर। अब यहाँ पर मींस वो वैल्यू जो ले रहा होगा उसको चेंज करके वहाँ पर बेसिकली कॉलिंग जो आपका प्रोग्राम होगा उसको दे देगा। फिर आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो फिर ये बात हो गई आउट और इन आउट के में दोनों में फर्क क्या हुआ। यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब है इन मतलब वो बाहर से वैल्यू लेगा और फिर उसको चेंज करके आउट जो कॉलिंग होगा उसको जो है चेंज वैल्यू जो है अपनी दे देगा। ठीक है, मगर आउट में ये होगा कि वो इनसाइड जो है वेरिएबल में पैरामीटर के अंदर जो है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा और वो वैल्यू कॉलिंग प्रोग्राम को दे देगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू ले रहा है, इसको आप पास कर रहे हो आर्गुमेंट, इसको आप जो है वो क्या कर रहे हो, वो जस्ट गेट करने के लिए जो कॉलिंग होगा वो सिर्फ गेट करेगा उस वैल्यू को, ना कि उसको ले रहा होगा। तो ये अंदर की वैल्यू को जो है वो मॉडिफाई करके वो कॉलिंग प्रोग्राम को आउट पैरामीटर दे रहा होगा, मगर ये क्या करेगा, ये कॉलिंग प्रोग्राम से वैल्यू ले भी रहा होगा और उसको वापस दे भी रहा होगा चेंज करके जो भी फंक्शन उसमें परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए आपके पास ये होता है कि आप इन आउट या इन आउट जो पैरामीटर के साथ दे रहे होते हैं और फिर उसकी टाइप दे रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इसका है कि आपने ये कीवर्ड लिखा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है उसके बारे में, ये नाम आपने लिखा, उसके बाद फिर डेटा टाइप जो आप डिफाइन कर रहे होते हैं। अब लेट सपोज इन पैरामीटर की एग्जांपल देख लें कि किस तरीके से होती है। यहाँ पर आपने प्रोसीजर क्रिएट किया, गेट ऑफिस बाय कंट्री का नाम है उसका, उसमें आपने इन दे दिया। मीन्स ये क्या करेगा, आपकी वैल्यू ले रहा होगा आपके कॉलिंग जो प्रोग्राम होगा उससे। और फिर आपने बिगिन एंड के अंदर सिलेक्ट ऑल कर दिया, फ्रॉम ऑफिस कंट्रीज इक्वल टू कंट्री जो पैरामीटर पास हो रहा है इस जगह आपसे यहाँ पे बंद हो गया। तो यहाँ पे देखें इन जो है वो बेसिकली क्या है, आपने कीवर्ड दे दिया, उसके बाद नाम दे दिया, उसके बाद टाइप दे दी, लिंक दे दी। ठीक है, तो आपने उसको कॉल भी कर दिया, ये आपका प्रोसीजर। तो हम देख रहे हैं ये जो
पैरामीटर्स हैं उनको कैसे डिफाइन करना है। अब आउट पैरामीटर क्या करेगा, यहाँ पर आउट पैरामीटर जो है वो बेसिकली रिटर्न द नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, ये जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है वो क्या करेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय ऑर्डर स्टेटस देगा यूजर, और फिर वो उसको जो है रिटर्न कर देगा क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो यहाँ पर हमने क्रिएट प्रोसीजर किया, इन एक दिया जिस जो कि इनपुट लेगा ऑर्डर स्टेटस लेगा, और आउट क्या करेगा, अंदर की वैल्यू बाहर वाले कॉलिंग जो है प्रोग्राम को वो दे देगा। अब यहाँ पे वो है सिलेक्ट किया, काउंट किया, टोटल नंबर्स, ऑर्डर नंबर जो है वो इनटू टोटल। अब इनटू टोटल के अंदर जो है वो बेसिकली रखेगा, ये हमने टोटल आउट के लिए रखा है, ठीक है, तो ये वैल्यू देगा उसको, उसके अंदर रख दी वैल्यू फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर स्टेटस इज इक्वल टू ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या ऑर्डर स्टेटस इन पैरामीटर है जो कि ले रहा होगा वैल्यू, और फिर जो है कॉलिंग की कॉपी लेगा, कॉलिंग जो प्रोग्राम होगा उसकी वैल्यू, जो वैल्यू देगा उसकी सिर्फ कॉपी रखेगा अपने पास, और टोटल क्या है जो है अंदर से कोई वैल्यू बाहर वाले को कॉलिंग प्रोग्राम को बेसिकली वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। यहाँ पर आपने देखा कॉल किया शिप, और ये अब यहाँ पर आपने वैल्यू पास करी, पहली वैल्यू ऑर्डर स्टेटस सही है, और दूसरी आप पास नहीं कर रहे हो, आप गेट करने की कोशिश कर रहे हो। मींस गेट से ये मुराद कह सकते हैं कि ये बाहर जो वाला जो टोटल होगा, कॉलिंग अब ये कॉल कर रहा है, कोई ना कोई प्रोग्राम होगा जिसके टोटल वाला जो वेरिएबल होगा उसमें जाकर चेंज कर देगा। मींस वो वैल्यू अंदर वाली जो इसने टोटल के अंदर रखी थी वो उसको असाइन कर देगा। मगर यहाँ से याद रहे, ये जो हमने आउट लिखा है ये कभी वैल्यू नहीं ले रहा होगा। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं ले रहा, ये उसको दे रहा है, मतलब वैल्यू उसमें चेंज कर देगा उसके टोटल में। तो यहाँ पे टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट ऑलरेडी शिफ्ट, यू गेट ऑर्डर काउंट आपने कॉल किया, पास किया आपने शिफ्ट, एंड पास एज सेशन वेरिएबल एट द रेट टोटल टू रिसीव द रिटर्न वैल्यू। यहाँ पर जो डॉलर एट द रेट से जो शुरू होते हैं वो बेसिकली सेशन वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर इन आउट, अब ये दोनों काम करेगा, लेगा भी सही वैल्यू और जो उसको कॉल कर रहा है उसकी वैल्यू में चेंज भी कर देगा। और यहाँ पर आप देखें कि जिस तरीके से कि भाई डिलीमीटर यूज हुआ जो कि आपको पहले से पता है, क्रिएट प्रोसीजर किया, सेट काउंटर किया, सेट काउंटर करने के बाद आपने क्या किया, इन और आपने इन आउट रख दिया, उसकी टाइप सॉरी टाइप तो आपकी इंटीजर है, नेम है, और बेसिकली आपने रखा कि वो पैरामीटर किस टाइप का होगा। डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा, मतलब ये है कि वो बेसिकली वैल्यू ले रहा होगा, चेंज करेगा उस हिसाब से, तो इन आउट करेगा। और दूसरा हमारे पास है इन, सिर्फ इन जो है वो लेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि इसको आपने दो, एक चीज देनी है सही है, और दूसरी भी आप उसको पास कर रहे हो, एक दे रहे हो मगर उससे आप जो वो रिटर्न नहीं करेगा, मतलब इसमें वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज होके वापस नहीं मिलने वाली, ये सिर्फ एज आर्गुमेंट वैल्यू देगा। ये क्या करेगा, चीज वो लेगा उसी चीज में जो है वो कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू है उसकी चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कि बेसिकली किस तरीके से काम करता है। तो बजाय इसको हम कॉपी करें, मैंने पहले यहाँ पे रख दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर जो है यहाँ पे आप देखें कि भाई डिलीमीटर शुरू हुआ, जिस तरीके से हमने ये सेट काउंटर रखा उसी को हमने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया है। कोइन रखा है हमने, सॉरी इंटीजर रखा है, उसका इन आउट रखा है, दूसरा जो है इन रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसको क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा जो है वो क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि वो वाकई में हमारे पास सेट काउंटर क्रिएट हो गया। हाँ भाई बिल्कुल हो गया। अब इसको हमने कॉल करना है। तो अब कॉल करने के लिए लेट सपोज हम जो है पहले से यहाँ पर जिस तरीके से कि एग्जांपल में जो चीज़ दी हुई है हम उसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें हमने सबसे पहले क्या किया, सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम कर दिया, मींस आपने काउंटर जो है सेट कर दिया सेशन वेरिएबल के अंदर, वो 1 रख रहा है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है ताकि हम उसको एग्जीक्यूट करके देखें कि हो क्या रहा है।
अब ये देखें, ये आपकी वैल्यू 1 सेट कर देगा इस काउंटर की, ठीक है। उसके बाद सेट काउंटर चला, सेट काउंटर इन आउट है, इन आउट है मीन्स ये वैल्यू काउंटर की लेगा और फिर अंदर जाके जो भी ये चीज़ चलाई उसने चेंज करके इंक्रीमेंट मतलब प्लस किया, जो वैल्यू यहाँ पे सेकंड पैरामीटर दे रहे होंगे वो वैल्यू उस काउंटर के साथ ऐड कर देगा और चेंज करके वापस काउंटर में अपडेट कर देगा। तो ये हम 1 देंगे, 1 हमें जो है दूसरे 1 के साथ ऐड करके हमें दे देगा, तो ये 2 रिटर्न करेगा। फिर 2 जो है इसको पास हो गया, काउंटर के अंदर 2 पड़ा है क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो गई और वो हमें 3 देगा, और 3 जो है वो हमने पास कर दिया इसको, तो ये हमें 8 दे देगा। तो ये हमें रिटर्न जो सिलेक्ट करके देगा वो क्या करके देगा। लेट सपोज हम पहले ये स्टेटमेंट चलाते हैं, उसके बाद हम इसको चलाते हैं, हमारे पास है 2 वैल्यू। अब इसको हम चलाते हैं, फिर इसको चलाते हैं, अब क्या आनी चाहिए हमारे पास 3 आ गई। उसके बाद हम इसको चलाते हैं, 3 और 5 क्या होंगे 8, 8 हो गए। अब इसको हम चलाते हैं तो ये टोटल हमारे पास 8 हो गए, सही है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको चला। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम जो है वो चेंज कर लेते हैं, काउंटर 2 बना लेते हैं, ठीक है। और उसको हम रखते हैं सिंपली इन रखते हैं, आउट नहीं करते, मीन्स बार वाले में चेंज ना करें, ठीक है। अब हम इसको काउंटर जो है नया बना रहे हैं तो प्रोसीजर, तो इसको हमने कॉल कर लिया और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बन भी गया होगा काउंटर 2। अब तो हम इसको 2 वाले से जो है कॉल करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मैं सबको चला देता हूँ, ठीक है, एक साथ, तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैल्यू जो चेंज होगी लास्ट में सिलेक्ट, क्योंकि 1 बाय 1 चल रही होगी, तो मैं इसको चला देता हूँ। अब देखते हैं क्या करता है, इसलिए 1 ही रखा, इसने काउंटर के अंदर 1 ही रखा, उसको चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ इन था, इन आउट नहीं था। वैल्यू ले रहा हो था जरूर, अंदर काम भी कर रहा था, मगर अंदर इसको मैनेज कर रहा था, बाहर वाले कॉलिंग प्रोग्राम की जो है उस वेरिएबल के अंदर उसने वैल्यू चेंज नहीं की, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको जो है वो इन आउट, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम जो है वो डिक्लेयर स्टेटमेंट देख लेते हैं कि वो डिक्लेयर स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली प्रोग्राम के अंदर वेरियस आइटम्स को क्या कर रही होती है, डिक्लेयर कर रही होती है, डिफाइन कर रही होती है। आप लोकल वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होते हैं, कंडीशन डिफाइन कर रहे होते हैं, कर्सर डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको डिक्लेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब डिक्लेयर जो है परमिटेड ओनली इनसाइड बिगिन एंड, बिगिन और एंड के अंदर जो है वो बेसिकली आपकी डिक्लेयर जो है वो चल सकेगी, ठीक है। डिक्लेरेशन मस्ट फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर, ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। कर्सर डिक्लेरेशन मस्ट अपीयर बिफोर हैंडलर डिक्लेरेशन, आप जो है हैंडलर डिक्लेरेशन जो है उससे पहले आपकी कर्सर डिक्लेरेशन जो है वो आनी चाहिए। वेरिएबल एंड कंडीशन डिक्लेरेशन मस्ट अपीयर बिफोर कर्सर और हैंडलर डिक्लेरेशन, ठीक है। तो जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। जिस तरीके से आप सिलेक्ट क्यूरी लिखते हैं, सपोज जो क्यूरीज लिखते हैं तो उसमें आप जो है सिलेक्ट पहले रखते हैं, जो है कॉलम्स के नेम्स को, फिर फ्रॉम, फिर आपकी जो है ऑर्डर बाय, इस तरीके से वो जो चीज़ चली होती है। या वेयर क्लॉज है तो वो ऑर्डर बाय से पहले आ रहा होगा, इस तरीके से ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। तो वेरिएबल्स इन स्टोर प्रोग्राम्स के अंदर क्या करते हैं, आपने डिक्लेयर करना होता है, वेरिएबल को सेट करना होता है, सही है। डिक्लेयर से आप डिक्लेयर करते हैं, सेट से उसकी वैल्यू सेट करते हैं, और लोकल वेरिएबल्स के अंदर जो रिजल्ट फ्रॉम क्यूरीज कैन बी रिट्रीव इनटू द लोकल वेरिएबल्स के अंदर जो वो रिट्रीव हो सकती है। अब डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, डिक्लेयर की ये सिंटैक्स है, डिक्लेयर लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा, उसके बाद उसकी डेटा टाइप, उसके अंदर साइज भी दे दो जो हमेशा करते आते हैं, और हमने कोई उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देनी है, डिफॉल्ट लिख के डिफॉल्ट की वैल्यू होगी। अब आप जो है यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आपकी डेटा टाइप इंटीजर, वर्चर, डेट टाइम हो सकती है, डिक्लेयर सिंपल कीवर्ड है, वैल्यू अगर आप डिफाइन डिफॉल्ट नहीं देना चाह रहे तो वो नल हो जाती है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, डिक्लेयर कर रहे हैं हम टोटल सेल के नाम से वेरिएबल, और उसमें डेसिमल वैल्यू होगी दो, जो कि डॉट के बाद 2 जो है डेसिमल वैल्यूज होंगी, और 10 जो है वो आपकी डॉट के लेफ्ट साइड वैल्यू होगी, और डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 होगी, ठीक है। तो ये आपने डिक्लेयर कर दिया टोटल सेल का वेरिएबल। इसी तरीके से हमारे पास है दूसरा माइस्क्यूएल जो है वो ये भी डिफाइन करता है कि आप डिक्लेयर कर सकते हो कि एक सेम टाइप के वेरिएबल हों, सेम टाइप के वेरिएबल, और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी सेम रखना चाह रहे हो तो वो भी आप जो है एक साथ कर सकते हैं। डिक्लेयर लिखा, कॉमा सेपरेट रख दिया, आगे टाइप दे दी,
आप साइज हो तो वो भी दे दें, उसके बाद डिफॉल्ट आपने 0 कर दिया, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, मल्टीपल सेम टाइप के जो है वेरिएबल्स एक साथ डिफाइन कर सकते हैं एक स्टेटमेंट के अंदर। वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, सेट लिख के उस वेरिएबल का नाम उसको वैल्यू असाइन कर दो, सिंपली आपकी वैल्यू असाइन हो गई। ये बेसिकली इस तरीके से आप असाइन कर सकते हैं। जब आप बिगिन और एंड के बीच में जो है आप जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे, वहाँ पे डिक्लेयर वहीं पे यूज होता है, जैसे कि आपको पता है। फॉर एग्जांपल आप अगर डिक्लेयर टोटल हमने किया, डिफॉल्ट 0 कर दिया, उसको हमने सेट कर दिया टोटल इज इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा, टोटल वेरिएबल को डिफाइन करेगा, उसकी वैल्यू 0 रख देगा बाय डिफॉल्ट, और फिर उसके बाद जैसे आप इनिशियलाइज कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, डिफाइन कर रहे होते हैं, डिक्लेयर करने के बाद उसमें वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, तो वही वही काम हो गया यहाँ तक। मगर जब आप वैल्यू सेट कर रहे हो तो वो 10 वैल्यू सेट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है कि डिक्लेयर कर रहे हैं आप, देखें सेट के थ्रू आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, दूसरा सिलेक्ट इनटू के थ्रू। वो कैसे, सबसे पहले आपने डिफॉल्ट जो है वैल्यू रखी 0 और प्रोडक्ट काउंट जो है आपने डिक्लेयर कर दिया, बाकी यहाँ पे आप डिफाइन कर दिया, वैल्यू भी हमने आसान कर दी डिफॉल्ट उसकी। कि अब यहाँ पर आपने जब उस प्रोडक्ट वेरिएबल को आपने जो है वो क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, टोटल काउंट देख रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी है, वो उसकी सेट कर दो वैल्यू प्रोडक्ट काउंट के अंदर। तो ये बेसिकली सिलेक्ट इनटू क्या करेगा, सेट वाला ही काम करेगा, मगर वहाँ पे तो आप वैल्यू दे रहे हो, यहाँ पे वैल्यू कहाँ से लेकर आएगा, ये वाली वैल्यू दे देगा, ठीक है। सिलेक्ट और इनटू कर दो इस प्रोडक्ट काउंट के अंदर। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि वेरिएबल स्कोप क्या होगा। वेरिएबल का स्कोप ये होता है बिगिन और एंड के बीच में जो होता है वो बेसिकली उसका स्कोप होता है उस वेरिएबल का, उसके अलावा उसका लाइफ टाइम जो है वो खत्म होता है। वेरिएबल इज ऑन स्कोप इफ यू डिक्लेयर वेरिएबल इनसाइड स्टोर प्रोसेस आउट ऑफ स्कोप व्हेन द एंड स्टेटमेंट, स्टोर प्रोसेस एंड हो रीच हो जाएगी आपकी जो है वो उसकी बेसिकली स्कोप खत्म हो जाएगा, ठीक है। MySQL allows to declare two or more variables that share the same name in different scope because a variable is only effective in its scope. However, declaring variable with the same name is in different scope is not good programming. Allow करता है दो अलग अलग स्कोप में अगर सेम नाम के वेरिएबल्स पड़े हुए doesn't matter, मगर ये प्रोग्रामिंग में अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो कहलाएगी। A variable whose name begins with the @ is a session variable. मैंने पहले ही कहा, ठीक है। It is a variable and accessible until the session ends. ये तब तक accessible होगा जब तक सेशन चल रहा होगा। सब कुछ मिला के हम एक साथ लिखें तो हम पहले भी देख के आए, दोबारा से देख लें। गेट टोटल के नाम से क्रिएट हमने प्रोसीजर कर दिया, उसके ब्लॉक शुरू हो गया, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल इंटीजर और उसकी डिफॉल्ट जो वैल्यू 0 है वो रख दिया। हम टोटल ऑर्डर से वैल्यू इस टोटल ऑर्डर के अंदर सेट कर रहे हैं, ठीक है। वहां से वैल्यू लेके आ रहे हैं, अपनी नहीं दे रहे, वहां से लेकर आए, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने प्रोसीजर के अंदर टोटल ऑर्डर सेलेक्ट कर दिया ताकि हम दिखा सकें। सिलेक्ट क्यूरी चला दी, मल्टीपल क्यूरीज हैं, हमने डिलीमीटर यहाँ पे क्या रखा, ये ताकि इन सेमीकोलन को वो एंड ऑफ द स्टेटमेंट ना समझे। उसके बाद यहाँ पे अब समझ रहा है कि ये स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो गई है, अब खत्म हुई है। उसके बाद डिलीमीटर हमने चेंज कर दिया, गेट टोटल ऑर्डर को कर दिया, तो ये काम हमारा बन गया और ये अपना काम करके दिखाएगा, ठीक है। जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स चल रही होंगी वो चल जाएंगी, मतलब हमने जो दी। स्टोर फंक्शन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, store function returns only one value to develop store programs that return multiple values। जो आप जो store procedure लिख रहे होते हैं वो बेसिकली आपको जो है multiple values रिटर्न करता है, मगर आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम समझ गए होंगे कब हम स्टोर फंक्शन को यूज करेंगे और कब स्टोर प्रोसीजर्स को। तो store function is a special kind of stored program that returns a single value. Typically ये क्या है, वो store program है मगर वो single value return करता है। वहाँ पे आपकी store procedure है वो multiple values return करते हैं। Typically you can use store functions to encapsulate common formulas or business rules that are reusable among SQL statements or store programs. Different from a store procedure, you can use a store function in SQL statement where and expression used. This helps improve the readability and maintainability of the procedural code. तो आप क्या कर रहे होंगे कि स्टोर फंक्शंस को जो आप जो स्टेटमेंट के अंदर कॉल कर सकते हैं।
किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, डिलीमीटर वही बातें सेम आप करेंगे जिस तरीके से हम पहले डिस्कस करके आए हैं। फंक्शन की स्ट्रक्चर को देख लेंगे कैसे क्रिएट होता है फंक्शन। इस तरीके क्रिएट प्रोसीजर लिख रहे थे, यहाँ पे क्रिएट फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपके जो है वो पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आ जाएंगे जो आपने नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन करने हो। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी चीज है रिटर्न्स। रिटर्न्स क्या करेगा, आपकी जो है वो डेटा टाइप आपने डिफाइन करनी है। अब आपको पता है कि ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न्स करेंगे और डेटा टाइप लिख देंगे। ठीक है, तो ये डेटा टाइप जो रिटर्न टाइप होगी, आप कह सकते हो फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होगी वो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। उसके बाद नॉन डिटर्मिनिस्टिक और नॉट डिटर्मिनिस्टिक आप रख सकते हो, ये ऑप्शनल है, नॉट रखें या नहीं रखें वो आपकी उस पर यूज पे कि आप क्या चाह रहे हैं। बिगिन आपका स्टेटमेंट्स यहाँ पे सारी आ जाएंगी और ये बिगिन होगा फिर एंड हो जाएगा, आपका जो है वो फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो रिटर्न ये रिटर्न टाइप को कर रहे होते हैं, डिटर्मिन वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो नेम कर रहा है स्टोर फंक्शन का, क्रिएट के साथ आप दे रहे हो। दूसरा नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, रिटर्न रिटर्न टाइप जो आपकी उस फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी वो डिफाइन कर रही है। तीन तो हो गया। अब नॉट डिटर्मिनेंट्स जो है वो क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट और नॉन डिटर्मिनेंट क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द सेम रिजल्ट फॉर द सेम इनपुट। सेम इनपुट दिया, ठीक है, तो वो फंक्शन आपको हमेशा सेम रिजल्ट देगा। अगर आपने नॉन डिटर्मिनेंट फंक्शन जो है रखा उसको, तो वो फंक्शन क्या डिफरेंट वैल्यू जो है अलाउ कर देगा। मीन्स डिफरेंट वैल्यूज जनरेट अगर हो रही है तो उसको आप जो है वो रिटर्न कर देगा। वरना फंक्शन का तो ये होता है सेम इनपुट पे सेम आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट इनपुट पे ये कह सकते हैं कि हम सेम वैल्यू आउटपुट गेट कर सकते हैं, मगर ये गलत होगा कि हम जो है डिफरेंट जो है वो सेम इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट। सही है, सेम इनपुट पे हमेशा सेम आउटपुट होना चाहिए। मगर जब आप कह रहे हैं कि नहीं सेम इनपुट पे अलग जो है वो रिटर्न वैल्यू हो सकती है, तो फिर आप उसको नॉन डिटर्मिनेट जो है वो रखें या छोड़ दें। छोड़ने से क्या मुराद होगी, अगर आप उसको डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं रख रहे तो वो बाय डिफॉल्ट नॉट डिटर्मिनिस्टिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली वो काम कर रहे होते हैं। तो फिफ्थ जो है वायलाइट द कोड इन द बॉडी ऑफ द स्टॉप इज बिगिन एंड ब्लॉक जो है वो उसको खत्म कर देगा। उसमें यहाँ पर क्या है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिगिन हुआ एंड हुआ, उसके अंदर आपके स्टेटमेंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में वो कह रहा है कि भाई क्रिएट फंक्शन किया, डिलीमीटर वो वही सेम तरह, कस्टमर की लेवल आपने बता दी, क्रेडिट, और ये आपकी उसका ना। अच्छा, एक और बात यहाँ पे जरूरी है कि जब आप पैरामीटर यहाँ पे रख रहे हैं उसमें इन आउट या इन आउट नहीं यूज कर सकते, बाय डिफॉल्ट इन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट इन है, आपको बताने की जरूरत नहीं, इन आउट वगैरह यूज नहीं कर सकते, सिंपल बाय डिफॉल्ट इन होता है। तो यहाँ पर आप देखें हमने डेसिमल रखी और क्रेडिट उसका नाम है, रिटर्न करेगा हमें वर्चार वैल्यू। ठीक है, जरूरी नहीं जो इनपुट दे रहे हो वही आपको जो है वो आउटपुट दे, या उसी टाइप का जो आप फंक्शन की रिटर्न टाइप रखोगे, रिटर्न टाइप उसने वर्चार रखी है, लेंथ भी बता दिए। डिटर्मिनिस्टिक होगा मीन्स हमेशा सेम इनपुट पे सेम आउटपुट देगा, चेंज नहीं देगा। और वो क्या है, यहाँ पर बिगिन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया इसने एक कस्टमर लेवल के नाम से वेरिएबल, जो कि बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे सेट हो रहा है हर बार, जो भी कंडीशन ट्रू होगी उस हिसाब से सेट हो जाएगा और वो आइदर प्लैटिनम, गोल्ड या सिल्वर देगा। जब भी कभी 5000 से ज्यादा, बल्कि ये 50,000 से ज्यादा आपका अगर वैल्यू आ रही है तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, हमेशा प्लैटिनम रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वो वैल्यू अगर आपने दोबारा से भी दे दी तो हमें फिर भी आपको प्लैटिनम देगा, ना कि आपको कोई और वैल्यू देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से डिटर्मिनिस्टिक जो है वो सही रहता और सही है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद रिटर्न कर दिया और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न हमने बता दिया और वो बिल्कुल सही है। डिक्लेयर किया, डिक्लेयर के अंदर आपको रिटर्न बताना हो, अगर आप रिटर्न करें वो वैल्यू एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो कस्टमर लेवल आप बता रहे हो। ये याद रहे कि यहाँ पे एस आ रहा है, जब टाइप डिफाइन करो तो यहाँ पे एस नहीं आ रहा और ये क्या कर रहा है, आपकी उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। आपके यहाँ पे वन स्टेटमेंट खत्म हो गई, डिलीमीटर आपने चेंज कर दिया।
तो आइए इस एग्जांपल को हम चला के देख लेते हैं कि बेसिकली सही काम करता है या नहीं करता। तो इसको हमने कॉपी कर लिया सक्सेसफुली और हम अब आते हैं माइस्क्यूएल की तरफ। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में ताकि हम इसको सही से रीड कर सकें। ठीक है, अब ये है सिर्फ, और ये हमारा एंड इफ ख़त्म हो गया और ये हमारे रिटर्न जो है वो क्या करेगा, वैल्यू कर देगा उसको, और यहाँ पर हमारा डिलीमीटर चेंज हो गया। ठीक है, इसको हम करते हैं ऐसी लैब के अंदर चला देते हैं, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोसीजर सॉरी फंक्शन क्रिएट हो जाए। इसको रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास से फंक्शन एक जो है बन के आ गया कस्टमर लेवल का। अब इसको हम कोई भी वैल्यू देंगे, तो अब मैं लिखता हूँ सपोज इसको कॉपी कर लेते हैं, कस्टमर को कस्टमर लेवल को मैंने रख के उसको मैंने वैल्यू देनी है लेट सपोज 5000। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ ये यहाँ पे रह दे रहा है। ठीक है, ये क्योंकि आप जो है वो किसी स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं या किसी प्रोसीजर के अंदर कॉल करेंगे, किसी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब ये चलेगा, आप इसको हम चलाते हैं तो उसने सिल्वर दे दिया क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से वो ना इसको सेटिस्फाई किया ना इसको सेटिस्फाई किया, बल्कि यहाँ पर आपके जो है वो इससे कम हो गया तो सिल्वर में चला गया। ठीक है, तो आपको सिल्वर इसने रिटर्न कर दिया। दोबारा से भी चलाएं तो आपको क्या सेम वैल्यू पे क्या करेगा, डिफरेंट वैल्यू नहीं देगा, सिल्वर दे रहा होगा, डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से आपका काम कर रहा है। आ जाते हैं वापस लैब की तरफ। अब यहाँ पर है कॉलिंग स्टोर प्रोसीजर एसक्यूएल स्टेटमेंट। कैसे कर रहे हो, सिलेक्ट के अंदर आप सिंपली स्टेटमेंट हमने भी देखी, सिलेक्ट के अंदर कॉलम की जगह हमने वो दे दिया जो कि आपको पता है सिंपली हम कैसे सिलेक्ट सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसने कॉल कर लिया, कोई ना कोई क्रेडिट लिमिट बता दी और वो उस हिसाब से वैल्यू रिटर्न कर देगा। कॉलिंग स्टोर प्रोसीजर, अब ये स्टोर प्रोसीजर बन रहा है, उसके अंदर ये कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और ये क्या करेगा, क्रेडिट वैल्यू मिलेगी, ये कस्टमर लेवल बता देगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से इस कस्टमर लेवल की जो है वो यहाँ पर जो है आउट रखी हुई है, तो हमेशा वो कॉलिंग प्रोग्राम की उस कस्टमर लेवल की वैल्यू को चेंज कर देगा यहाँ की लेवल को देख के। बिल्कुल सही है, और यहाँ पर आप जो देखें उसकी किस तरीके से कॉल किया आपने, ये रखा, ये आपके जो है सेशन वेरिएबल होगा जो कि यहाँ पे चेंज कर देगा। इसके लिए आप इसको चला के देखें तो सक्सेसफुली कॉलिंग प्रोग्राम की वैल्यू को चेंज कर देगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम यहाँ पे देखें ड्रॉप किस तरीके से करते हैं। फंक्शन बनाया, वही बात, ड्रॉप फंक्शन लिखेंगे, वहाँ प्रोसीजर था, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। इफ एग्जिस्ट तब जो है वो ज़रूरी है क्योंकि अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता तो आपको एरर दे देगा, अगर इफ एग्जिस्ट आपने नहीं यूज़ किया तो आपको एरर देगा। इफ एग्जिस्ट यूज़ किया है कब देगा, अगर इफ एग्जिस्ट नहीं यूज़ किया और फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता तब डिलीट करने की कोशिश करेंगे, एरर देगा। यहाँ पे आप फंक्शन को डिलीट करना चाह रहे हैं और वो एग्जिस्ट जो है करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, वो आपको वार्निंग देगा, एरर नहीं देगा। ठीक है, तो हम ड्रॉप भी करके देख लेते हैं कि ड्रॉप किस तरीके से करते हैं। अब हमने यहाँ पर कस्टमर लेवल बनाया है, हम कहते हैं ड्रॉप फंक्शन और कहते हैं कस्टमर लेवल। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब लेट्स सपोज मैं इसको डबल एड करता हूँ तो ये एरर दे देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये वार्निंग दे देगा, वार्निंग दी इसने, ये वार्निंग की साइन है, ये एरर की साइन है। ठीक है भाई, ये वार्निंग लिखी हुई है। अब हम इसको करते हैं डिलीट। वैसे भी अगर देखें ये ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, मगर अगर एरर ना दे, मतलब हम उससे अवॉइड करना चाह रहे हैं, अगर लेट्स सपोज हमें नहीं पता कि डेटाबेस के अंदर आपका जो है वो फंक्शन पढ़ा भी हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, सही है, तो उस हिसाब से इफ एग्जिस्ट लिखना लाजिम है। अभी हम श्योर हैं तभी हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने किया, उसने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया। तो आप देखें स्टोर फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, स्टोर प्रोसीजर जो हमने बनाए थे वो पहले से बने हुए हैं। तो हम जो है एक बार जो है इनको भी डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप प्रोसीजर, और उसमें हम जो है लेट्स सपोज सेट काउंटर 2 उसको हम डिलीट करते हैं। जो हमने ये किया और ये यहाँ से सक्सेसफुली डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये जो है आगे आपकी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपको जो है कुछ प्रोसीजर्स बनाने हैं, कुछ फंक्शंस बनाने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।